अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड वी आर हेयर विद अनदर ट्यूटोरियल। तो गाइज आज ही हम यहाँ पे एक और ट्यूटोरियल के साथ इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th उर्दू गैस पेपर। आपको उर्दू का पेपर आने वाला है तो हमने आपके लिए एक बेहतरीन यहाँ पे गैस पेपर लाने की कोशिश की है। इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली a lot to know, a lot to discuss as always, बट बिफोर वी बिगिन आप अपने सुल्तान को बेनता मोहब्बत बख्शो, इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं हमने जो गैस पेपर बनाया आपके लिए वो किसके रिलेटेड है। और ये जो गैस पेपर है ये आपको T2 में आएगा, ठीक है। आप U3 समझो या T2 समझो, जो भी आपका है। ये उर्दू गैस पेपर है किसका, टर्म सेकंड का, और ये है क्लास 8th का। ये भी आप माइंड करके रखें। अब यहाँ पे मैंने सवाल नंबर लिख के रखे हैं, इसके नीचे मैंने बहुत ज़्यादा ऑप्शन लिख के रखे हैं, तो आपको अच्छी तरह से फोकस करना। और अगर आप साथ में कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो डेफिनेटली कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो साथ साथ में नोट करना है, ठीक है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं डेफिनेटली दे कैन टेक दी स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए को देख लेते हैं। सवाल नंबर ए क्या कहता है, कहता है मंदरजा झेल अनवान में से किसी एक अनवान पर तकरीबन 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमल मजमून लिखिए। आपको नीचे कुछ अनवान दिए गए हैं, मतलब कुछ टाइटल हैं, कुछ ऐसे हैं। आपको इन पे क्या लिखना है, 150 से 200 वर्ड तक आपको क्या लिखना है, इनके ऊपर एक ऐसे लिखना समझ लो, ये एक मजमून लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है आपको, एक मजमून लिखना है। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आता रहता है। तो बताते हैं यहाँ पे कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट मजमून है जो आपको याद करके जाना है एग्जाम में। पहला यहाँ पे अखबार के फ़ायदे, अखबारों के फ़ायदे, मतलब अखबार पढ़ने के फ़ायदे, अखबार के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आप ये याद करके जाएंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो मेरा बेहतरीन दोस्त, मुझे लगता है कि ये सबको पता होगा। एंड इस पर आप अच्छी तरह से, वो कहते हैं ना कि आपके जो वर्ड होते हैं ना, वर्ड की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे वर्ड को सजा कर आप ये क्या याद करके जाएंगे, मेरा बेहतरीन दोस्त। उसके बाद सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक में आपको उर्दू में एक मजमून इस पे भी याद होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो साइंस की बरक़ात, मतलब साइंस के क्या क्या फ़ायदे इंसान को मिले, या ये भी याद कर सकते हैं साइंस की तबाहकारियाँ, तो साइंस की वजह से तबाहकारियाँ क्या मिली। उसके बाद खेलों की अहमियत, ये भी आप याद करके जाएंगे। और मेरा पसंदीदा उस्ताद, ये भी है माई बेस्ट टीचर। एंड एक और चीज़ याद कर लें आप, मोबाइल के फ़ायदे, ठीक है, मोबाइल के फ़ायदे भी आप देख लें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ट्रेंड में है, तो अगर आप कोरोना के ऊपर एक मजमून याद करके जाएंगे तो वो भी आपके लिए हैंडी रहेगा, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल आपको ये जो मैंने 6 यहाँ पे मज़ामीन बताए आपको को याद करके जाना है, और डेफिनेटली इनमें से तो एक ना एक तो आने ही वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अखबारों के पढ़ने के फ़ायदे, मेरा बेहतरीन दोस्त, सुबह की सैर, साइंस की बरकतें, खेलों की अहमियत, मेरा उस्ताद, पसंदीदा उस्ताद, एंड मोबाइल के फ़ायदे, तो ये याद करके जाएंगे। साथ में कोरोना भी ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। इसको पढ़ेंगे हम सवाल नंबर 2। इनफैक्ट तो हमें इंग्लिश पढ़ के आदत हो गया, तो उर्दू को उर्दू की तरह पढ़ा जाए। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, कहता है अपने दोस्त को हाथ लिखिए। अब ये हाथ की बात कर रहा है, अपने दोस्त को हाथ लिखिए जिसमें उसे इम्तिहान की कामयाबी की मुबारकबाद दी गई हो, ठीक है ना। या अपने दोस्त को हाथ लिखो और उसको मुबारक, उसने कोई एग्जाम पास किया, उसके ऊपर आपको मुबारकबाद उसे पेश करनी है। बहुत ही आसान हाथ है, मुझे लगता है आपको ये लिखना आएगा, ठीक है। नहीं लिखना आता तो हम आपको बताएंगे किस तरह हाथ लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। इसका बी पार्ट क्या कहता है भाई, ये आपको तो पहला तो याद करना पड़ेगा। डेफिनेटली अपने दोस्त को हाथ लिखना, उसको मुबारकबाद देनी, ये तो आप एक याद करेंगे। और इसके अलावा आप याद करेंगे अपने हेडमास्टर साहब के नाम फीस माफ़ करने के लिए दरख्वास्त लिखिए। अपने हेडमास्टर जो भी आपके प्रिंसिपल, उनको एक खत लिखना है, यानी दरख्वास्त लिखनी है, और उसको क्या बोलना है कि सर मेरी फ़ीस माफ़ की जाए। डेफिनेटली आपको आता होगा किस तरह लिखते हैं। फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मेट आना चाहिए कि कोई भी एप्लीकेशन या लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अपने चाचा के नाम हाथ लिखिए और इस पर इन्हें जन्मदिन पर तोहफे पहुंचाने पर शुक्रिया अदा कीजिए, ठीक है। मतलब आपका क्या था भाई, आपका बर्थडे था, आपके अंकल ने आपको गिफ्ट किया है एज ए तोहफा, तो आप अपने अंकल को आप क्या लिखिए, एक खत लिखिए। अंकल जी को आपको खत लिखना है, चाचा जी को, और उनको बोलना है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे ये गिफ्ट दी। आपको ये लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता है, आपको आ गया तो डेफिनेटली आप वहाँ पे मार्क्स फेच कर पाएंगे। अपने छोटे भाई के नाम हाथ लिखिए जिसमें उसे क्या कहते हैं, अपने छोटे भाई के नाम हाथ लिखिए जिसमें उसे अच्छे नंबरात हासिल करने पर मुबारकबाद दीजिए। भाई ये तो रट्टा मार के हम याद कर रहे हैं कि छोटे भाई अगर कोई एग्जाम पास करता है या वो अच्छे मार्क्स लाता है तो आपको एक हाथ लिखना है, एक लेटर लिखनी है, उसको बताना है कि आपको बहुत ज़्यादा बधाई हो, आपको मुबारक हो, आपने अच्छा स्कोर किया इस बार, ठीक है। एक तो हो गया ये सब आपको याद करने हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अपने छोटे भाई के नाम हाथ लिखिए जिसमें उसे पढ़ाई पर तवज्जो देने की तलकीन की गई हो। यहाँ पे सेम अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक और अपने छोटे भाई को हाथ लिखना है और उसको बोलना है कि भाई तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। ऑफकोर्स खेल कूद भी ज़रूरी है, बट इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको फोकस करना है, अपने स्टडी पर ज़्यादा फोकस करो, तालीम पर ज़्यादा फोकस करो, और इसके रिलेटेड आपको एक हाथ लिखना पड़ेगा छोटे भाई को। इतना तो सबको आएगा, आई होप सो।
जेनस के लिहाज से अब ये आगे ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। अगर इसमें आप ऐड करना चाहते हो एक और चीज़ में, अगर फॉर्मल लेटर की बात करें, ये जिसको कहते हैं फॉर्मल खत की बात करें, तो उसमें आप एक और चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको न्यूज़ एडिटर के बारे में लिखना पड़े, मतलब आप एक और खत तैयार करें इस तरह के, जो न्यूज़ के एडिटर होते हैं, आप उसको खत लिखिए कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा बैगिंग प्रॉब्लम चल रही है, कि मतलब बैगिंग एक सोशल ईवल बन चुका है। लोग अच्छे होने के बावजूद भी, मेहनत कर सकते हैं उनके बावजूद भी वो नहीं करते, और बैगिंग होता है, भीख मांग रहे हैं। तो आप एक न्यूज़पेपर को एक खत लिखिए और उसको बोलो कि भाई ये मसला हमारे एरिया में चल रहा है। या कुछ और बोल सकते हैं आपको, अगर पावर की समस्या, आपके एरिया में पावर नहीं चाहिए, तो आपको न्यूज़पेपर के या जो एडिटर है उसको लिखना, तो आप वो भी आराम से लिख सकते हो। या आपको डायरेक्टर को कुछ लिखना, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो आप वहाँ पर भी ये लेटर लिख सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए भाई किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। जब आपको फॉर्मेट एक बार आ गया ना, तो आप कोई भी लेटर लिख सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये है ग्रामर का पोर्शन, ठीक है ना। देखो ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखो रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, और आपको एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, असल में ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। जिन्स के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं? तो आपको पता है कि जिन्स के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं, एक है मोनोस और एक है मुज़क्कर, ठीक है। आप ये अच्छी तरह से याद करके जाएंगे। मोनोस क्या होता है, मुज़क्कर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए, वहाँ पर लिखना है, ठीक है। आपको पता है मोनोस मुज़क्कर क्या होता है। मोनस हम कहते हैं मेल को, एंड मुज़क्कर हम कहते हैं मेल को, एंड मोनस हम कहते हैं फीमेल को, ठीक है। लिख देता हूँ थोड़ा सा, मीम वाव नून से मोनस आ जाती है फीमेल, फेमिनाइन जिसको हम बोलते हैं, और मुज़क्कर आ जाता है मस्कुलाइन जिसको हम बोलते हैं मेल। इतना आगे क्लियर आपको अच्छी तरह से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तारीफ़ लिखिए और मिसालें दो। इसमें सिफत आपको क्या करना है, तारीफ़ लिखना और मिसालें देना, मतलब इसकी डेफिनेशन लिखना है। इसमें सिफत क्या होता है, आपको इसके क्या लिखना है भाई, डेफिनेशन लिखना है। इसमें फ़ेल क्या होता है, या फ़ेल क्या होता है, सिफत होता है किसी की तारीफ़ करना। ऐसा इसम जिसमें किसी की तारीफ़ या बुराई की जाए, उसे इसमें सिफत कहते हैं। हम डिटेल में ग्रामर के ऊपर भी लाएंगे, डोंट वरी। फ़ेल के ऊपर आपको क्या लिखना है, और उसके बाद इसमें माजिद क्या होता है, नहीं सर, इसमें जामद है ये, इसमें ज़मीर, इसमें सिफ़त, इसमें मारफा, इसमें नकरा, ये सब आपको क्या करना है भाई, याद करके जाना है। उसके बाद देख लेते हैं सवाल नंबर 4, देख लेते हैं। कहते हैं मुहावरों के माने लिखिए, सिर्फ 4 के। आपको नीचे मुहावरे दिए गए हैं, आपको इनके क्या लिखने हैं, माने लिखने हैं। और यहाँ पे मैं मुहावरे पढ़ लेता हूँ आपके लिए, और आपको ये याद करके जाने हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कि अगर आप लिखना चाहते हो साथ में लिख सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट उठाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको अपने यूट्यूब चैनल के, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे इसको अवेलेबल करवा देंगे। आप ज़रूर वहाँ पर भी सर्च करें, उसका नाम है ई सबक ऑफिशियल, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। बाग बाग होना, पहला मुहावरा कहता है कि बाग बाग होना किसका मतलब क्या है भाई, बहुत ज़्यादा खुश होना। यहाँ पे पूरे तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा मैंने लिखे, मैं सिर्फ पढ़ के चला जाऊंगा, ठीक है ना। शर्मसार होना, ठीक है ना, शर्मसार का मतलब है शर्मिंदा होना। आब होना, यहाँ पे है पत्थर की लकीर, मतलब एक बार जो कह देना फिर उसे ना पलटना। उसके बाद टस से मसना होना, कुछ फ़र्क ही ना पड़ना किसी को। सब्ज़ बाग दिखाना, उम्मीदें ख्वाहिशात जगाना किसी की। आग बगोला होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। आजकल करना, बातों को टालना, ठीक है ना। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना फ़ायदा, मतलब किसी को झूठ बोलकर, किसी को वर्गला कर, किसी को धोखा देकर अपना काम करवाने से कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अलग कलर मैंने किया है। काना फूसी करना मतलब हो गया किसी की बुराई करना, किसी के कान में कुछ कहना, वो होता है ना चुगलखोरी करना, किसी को कहते हैं काना फूसी करना। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे, और है काम तमाम करना, निपटा देना, ठीक है। उसके बाद होता है ज़ुबान देना, मतलब वादा करना। क्या नाक गड़ाना, नाक रगड़ना, सॉरी ये है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का मतलब है किसी को बहुत ज़्यादा भीख मांग के रिक्वेस्ट करना किसी से। ओके, हाथ साफ़ करना, हाथ साफ़ करने का मतलब है, ठीक है ना, कुछ मतलब चुरा लेना किसी से कुछ। उसके बाद देख लेते हैं जान में जान आना, मतलब कुछ किसी वजह से आप परेशान थे, तो आप किसी को देखकर जान में जान आ गए, ठीक है। किसी लिए बेचैन थे, जब आपने उसको देखा तो जान में जान आना, मतलब हो गया हिम्मत आ जाना एक किस्म की। ईद का चांद नज़र आना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, किसी अपने को देखकर जो सदियों पहले आपसे बिछड़ा हो, तो सदियों तो नहीं, बहुत टाइम पहले आपसे बिछड़ा हो, तो उसको देख के ईद का चांद नज़र आना, तो यही होता है कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। मुँह से फूल जड़ना, ठीक है ना, मुँह से फूल जड़ना हो गया मतलब मीठी बातें करना। मंदरजा झेल में से अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। अब आता है बे, इसी का पार्ट, ग्रामर का बे पार्ट है। मंदरजा झेल में से 2 के वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखिए। आपको क्या होता है, वाहिद जमा और जमुल अल जमा भी अगर आगे तो आप वो भी लिख के आएंगे, ठीक है। अगर वो एग्जाम में आए तो फिलहाल यहाँ पे क्या फोकस करना है आपको, वाहिद और जमा पे। देख लेते हैं यहाँ पे वाहिदन जमा। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा भाई, ऊपर एस में हमने पढ़ा मुहावरे, ठीक है। अच्छा याद रखना, जो न्यू पैटर्न है उसमें मुहावरे आपको नहीं मिलेंगे। जो मुहावरात होते हैं ना, मतलब इसे कहते हैं ओल्ड सेइंग या प्रोवर्ब्स, ये आपको न्यू पैटर्न में नहीं मिलेंगे, बट ओल्ड पैटर्न में मिल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू वाले बच्चे जो हैं उनको ओल्ड पैटर्न में आ रहा है, तो हमने सोचा नहीं यार उनको भी साथ लेके चलते हैं, ताकि उनका भी क्या हो जाए वहाँ पे इसी तरह से वो भी आसानी से अपने पेपर को टैकल कर पाएं और अच्छे मार्क्स मैक्सिमम गेन करके आएँ, ठीक है। न्यू बच्चों को ये कहेंगे जो न्यू पैटर्न के वाले हैं, तो उनको ये तो इस बार मुहावरे नहीं है, अगर आगे तो आप आराम से लिख पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। इसके लिए कोई टेंशन मत लो, ठीक है। हम बात कर रहे थे वाहिद और जमा की, ठीक है।
वाहिद और जमा पे देख लेते हैं। यहाँ पे वाहिद और जमा को हम क्या पढ़ते हैं, कहता है कि मंदरजा झेल में से दो के वाहिद और जमा जमा के वाहिद लिखिए। ठीक है, जिस तरह कहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं है। जवाब क्या होता है भाई, जवाब एक वाहिद है और इसको अगर जमा देखें तो वो आता है जवाबात। ठीक है, हक, हक एक वाहिद है और इसकी जमा क्या आएगा, तीसरा आ जाता है हमारे पास, आ जाता है बरकत। बरकत, यह है बरकत, इसकी किसकी जमा होगी भाई, ये बरकत की जमा होगी। हक, हकाक या कुछ भी बोल सकते हो इसको। बरकत की बात करें तो बरकत से आ जाता है। समर की बात करें तो असमार आ जाता है। आमद, मैं सब पढ़ के जाऊंगा आपको, क्योंकि अच्छी तरह से ये बात मैं एक्सप्लेन करना है। पूरा ग्रामर आपके ऊपर, ग्रामर के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे, तो इस बार बेटर रहेगा कि हम एक बार सब कुछ पढ़ के जाएं। जिस तरह आ गया समर हो गया, आमद आ गया, अफराद आ गया जो फ़र्द की जमा है, औकात वक़्त, अयाम योम की जमा है, दफ्तर दफातर, ख़बर अखबार, तस्वीर तस्वीर, शरीफ शराइफ, अदब आदाब, ख़यालात हालात, ख़त खतूत, उसके बाद इसार, उसके बाद उस्ताद असातिज़ा, उसके बाद इल्म उलूम, ये आपको सभी को आएगा। ठीक है, आगे जाते हैं, नेक्स्ट को देख लेते हैं। मंदरजा झेल में से सिर्फ दो के मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखिए। मतलब आपके नीचे गए हैं इसके मुज़क्कर और मोनस के मुज़क्कर लिखने। आपको पता है मतलब मेल एंड फीमेल में कन्वर्ट करना है, मैस्कुलिन एंड फीमेल टर्म में इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला आ जाता है घोड़ा। घोड़ा का क्या आएगा बने भाई, घोड़ा का बनेगा घोड़ी। क्या बनेंगे, घोड़ा घोड़ी। उसके बाद कुत्ता कुत्ती, लड़का लड़की, दादी दादा, देवर देवरानी, रस्म रसूम रस्म, वाजिद जोगी जोगन, माँ बाप, राजा। में पढ़ लेता हूँ एक बार सबको, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। राजा, मियाँ, नाई, भाई, मोरनी, पोता, कबूतर, बकरा बकरा, उस्ताद, नायन नाना, हिरन, शहजादी, शाहिर। ये कुछ ऐसा लिखा है, तो ये इसके मोनस के मुज़क्कर और मुज़क्कर के मोनस आपको लिखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये आपके लिए गैस पेपर है, तो आई होप इससे आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिले। मंदरजा झेल में से सिर्फ 4 जगहों को खाली जगहों पर, इसमें क्या करना है कि आपको खाली जगह इसको पुर करना है। ये आपकी बुक से दिया गया है, तो आप इसको मतलब बड़ी आसानी से इसको भर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ 4 के करने हैं। जिन्स के लिहाज से इसम की डैश डैश किस्में, तो हमने ऊपर पढ़ा जिन्स के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं। क्या होता है, मोनस और मुज़क्कर। भाई का मुज़क्कर क्या है, तो क्या होता है, तो भाई का मुज़क्कर होता है या बहन का मुज़क्कर होता है भाई। ठीक है ना। शेर एक डैश डैश जानवर है, एक जंगली जानवर है। डैश डैश भारत के राजधानियाँ, दिल्ली भारत की राजधानियाँ, तो ये आपको डेफिनेटली आएगा। उसके बाद सेज की हमेशा क्या करोगे, सच की हमेशा क्या करोगे, ये कुछ अजीब सा दिख रहा है हमें। मंसूर के लिहाज से, मानो के लिहाज से इसम की कितनी किस्में, तो मानो के लिहाज से इसम कितनी किस्में हैं बताएं। इन साथ में पार्ट नंबर 9 देखोगे तो ये कहता है बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में, बताएं कितनी किस्में, तो 2 हैं इसमें, मनकरा इसमें मारफा। खैर इसके ऊपर वीडियो लाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास मटीरियल अवेलेबल तो आप वहाँ से भी पढ़ेंगे इसको। इसमें इल्म की डायरेक्ट एग्जाम है, कितने एग्जाम है बताएं। मंदरजा झेल में से किसी एक को आसान उर्दू में लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर इसको देखें तो आपको ये नीचे यहाँ पे आपको समरी लिखी है यहाँ पे, और इसको आप आसानी उर्दू में, जो आपकी नॉर्मल उर्दू, उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 से पहले सवाल नंबर 6 पे एक और नज़र लगा देते हैं। कहता है मंदरजा झेल में से किसी एक को आसान उर्दू में लिखिए। इसका क्या मतलब है भाई, आपको यहाँ पे कुछ चैप्टर दिया जाएगा। सपोज आपको कोई भी चैप्टर है यहाँ पे, मतलब कोई भी सबक होगा, आपको उसको नॉर्मल उर्दू में लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसका खुलासा लिखना पड़ेगा, एक किस्म का आपको उसकी समरी लिखना पड़ेगा। आपके चैप्टर बहुत ज़्यादा, जिस तरह गौतम बुद्ध आ जाता है या कुछ और हो जाता है, तो यहाँ पे भी अगर कुछ ऐसा आ गया तो आप उसकी क्या लिखोगे, समरी यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। इतना हो गया क्लियर अच्छी तरह से। उसके ऊपर मुझे लगता है सेपरेट क्वेश्चन ही मैंने डाला है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाती है। ये होता है मंदरजा झेल इशार में से सिर्फ 2 इशार की तशरीह कीजिए। यहाँ पे कुछ इशारे हैं, इसमें से आपको सिर्फ 2 की तशरीह करनी है और शायर का नाम भी साथ में देना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको तशरीह भी करनी है और साथ में शायर का नाम भी देना है। पढ़ लेते हैं क्या हमारे पास है। कहता है पहाड़ों का मंजर बनूंगा समा है, उनमें हज़ारों चश्मे हैं। ठीक है, ये थोड़ा उर्दू में लिखने में थोड़ा मसला हुआ है, तो आप इसको एज्यूम करें कि ये इसी तरह लिखा हुआ है, एंड आपको पता है कि बुक पे इसे अच्छा लिखा होगा, तो आपको सिर्फ 2 को पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लें तो डेफिनेटली यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी, उसकी क्या नाम देंगे सोची हुई तहमत के सिवा। ये बाग आराम है, ये बाग अदन, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन। हवा की छेड़ों से एक एक पत्ता ठरता है, हो जहाँ चश्मों का पानी नरम है, मैं जो
गुनगुनाता है। सॉरी, यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, यहाँ पे राइटिंग ऐसी है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गाइज। आपको क्या करना है, आपको जब आप एक वर्ड पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगी किस नज़म से लिया गया है। आपको इसकी तशरीह करनी है, ठीक है। अच्छा, तशरीह करने में क्या होता है भाई, आप ये लिखोगे कि ये मिसरा या ये शेर डैश डैश शायर ने लिखा है, कुछ नाम दे दो, उसका मतलब इकबाल का नाम दे दो या जो होगा, मतलब आपको ऐसा ही नहीं देना, रैंडमली देना। अगर सपोज अगर ये लिखा है इकबाल साहब ने लिखा है, तो आप लिखोगे इस शेर के लिखने वाले अल्लामा इकबाल साहब हैं, उसमें अल्लामा इकबाल साहब ये फरमाते हैं। आप वहाँ पे इजीली इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा विजिबल नहीं है तो इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ऑफकोर्स आपको पता चल गया होगा, आप इसको खुद पास करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, मदरजा झेल सवाल तो में से सिर्फ 2 के जवाब लिखिए। अब आपको क्या करना भाई, आपकी ये बुक के क्वेश्चन है, ये आपका लिटरेचर पोर्शन है जिसको हम कहते हैं, जो आपकी निसाबी बुक है उससे क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं। आपको क्या करना है, इनको पढ़ के सिर्फ 2 के आंसर देना पड़ेगा, बट आपको सब के सब याद करके जाना। ये नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ 2 पढ़ेंगे, नहीं, आपको पूरे के पूरे ये वाले क्वेश्चन याद करना है और आपको एंड पे जाकर वहाँ पे शायद 2 के आंसर देना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या क्या है, बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं। कहता है ओजोन लेयर से क्या मुराद है। ओजोन लेयर से क्या मुराद है, आप सभी को पता होगा कि ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, और इसका जो काम होता है, तो ये जो नुकसानदेह रेडिएशन आती है जिसको हम बोलते हैं वेव्स आती हैं सूर्य से, उनको क्या करता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब हमारी हवा के अंदर नहीं आने देता और उसको वापस भेज देता है। तो इससे जो अर्थ के ऊपर इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं या पौधे रहते हैं, तो वो नुकसान होने से मतलब उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता और वो बच जाते हैं, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ये ओजोन लेयर के ऊपर आपको अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा, एंड आपकी बुक में भी होगा ओजोन लेयर के ऊपर एक नोट, तो आप इसको अच्छी तरह से वहाँ पे बयान करें, ठीक है। हवाई परवाज़ की इब्तिदा कब और किस मुल्क से हुई, तो ये आपकी बुक से ही लिया गया है, तो वहाँ पे है कि जो हवाई है, मतलब हवाई सफ़र किस मुल्क से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कब बनाया गया, तो ये भी बताना है आपको, विद डेट लिखना है, विद कंट्री लिखना है कि किस कंट्री में और कब ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था। आगे समझ, आपको अंडरलाइन कर देता हूं मैं, हो गया। ये कहता है किस शायर ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान की जा बजा तारीफ़ की है, तो किस शायर ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान की जा बजा तारीफ़ किया, तो आपकी ये भी बुक से लिया गया है, एंड आप इसका आंसर वहाँ पे बुक पढ़ के अच्छी तरह से देंगे, ठीक है। उसके बाद होता है नोबेल प्राइज़ किसके नाम पर दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, एंड ये कब स्टार्ट होता है ये भी आपको लिखना है, एंड किस किस सब्जेक्ट में दिया जाता है। मोस्टली ये 6 सब्जेक्ट में दिया जाता है, तो आपको ये भी बताना है कि किस में दिया जाता है, एंड ये किसने स्टार्ट किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है ना। और ये कहाँ पे दिया जाता है, याद रखना, ये नॉर्वे स्वीडन में दिया जाता है। नॉर्वे में सिर्फ इकोनॉमी में दिया जाता है और बाकी स्वीडन में दिए जाते हैं, ये आपको इतना पता होगा। उसके बाद देखें, चिड़िया कभी झाड़ियों में छुपती है, चिड़िया क्यों झाड़ियों में छुपती है, तो क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, चिड़िया मुझे लगता है इस चैप्टर से दिया गया है। शायर ने कलम में किन किन परिंदों का जिक्र किया है, तो शायर ने नज़म में किन किन परिंदों का जिक्र किया, आप ये भी लिखेंगे। इस नज़म में लड़के ने ख्वाहिश जाहिर किया, इस मतलब लड़के ने किसकी ख्वाहिश जाहिर किया, ये भी आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, थोड़ा विजिबल नहीं है, तो आई होप यू कैन बेयर विद दैट। आज़ादी मिलने के बाद हम खुद को कैसा महसूस करते हैं, तो आप ये भी लिख के आएंगे कि ये इंडियन इंडिपेंडेंट की बात हो रही है कि जब आज़ादी मिली थी तो हम कैसा महसूस कर रहे थे। आए समझ आपको अच्छी तरह से। आगे चलते हैं, अजनबी हाथों से शायर का क्या मुराद है, शायर का क्या मुराद है अजनबी हाथों से, ये भी आपकी बुक से लिया गया है, आप इसको याद करके जाएंगे। इस नज़म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई हैं, तो आपको ये भी बताना है कि हमारे वतन की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई हैं। नज़म के मुताबिक हिंदुस्तान में मुख्तलिफ त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं, तो आपको ये बताना है, नज़म पूरी पढ़नी और इसमें बताना है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं, जिस तरह होली है, दिवाली है, जिस तरह रबीउल अव्वल है, या बाकी जो त्यौहार हैं, हमारे पास ईद होती हैं, 2 ईदें होती हैं, तो ये किस तरह मनाई जाती है। जब आप नज़म अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ वहाँ पे एग्जैक्ट शायर के वर्ड लिखना है, यहाँ पे अल्फाज लिखने शायर के। उसके बाद मंदरजा झेल में से सिर्फ 2 के जवाबात लिखिए। आपको क्या करना है, इसके 2 के जवाबात लिखना है, बट आपको सबको याद करके जाना है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, कहता है अमन को शायर क्यों ज़रूरी करार देता है, तो पहले आपको ये बताना है कि अमन क्यों इंपॉर्टेंट है, शायर ने इस पर क्यों फोकस किया, क्यों इसको मतलब कहता है कि ये ज़रूरी है अमन। कहता है दिलकश अमन को क्या कहा गया है, जो दिलकश अमन है तो उसको क्या कहा गया, आपकी बुक से लिया गया, आपको ऑफकोर्स पता होगा। हमारी तारीख नज़म में शायर को, हमारी तारीख ये नज़म का नाम है, शायर के मुताबिक आज़ादी मिलने के बाद ख़ुद को क्या महसूस करते हैं, ठीक है, ये भी आपको लिखना है वहाँ पे। और उसके बाद हमारे मुल्क की तारीख क्या रही है, ये भी आपको लिखना है, हमारे मुल्क की तारीख। और क्वेल
क्या गीत गाती है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है ना। थोड़ा विजिबल नहीं है उतना अच्छी तरह से। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा डेफिनेटली गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, दर्ज झेल में दिए गए अनुमान में से किसी एक पर खुलासा लिखिए। आपको चैप्टर की समरी लिखनी है और ये बहुत आसान होता है लिखना, ये आपको आता है। बट इससे क्या करना होता है, इससे पहले आपको एक चैप्टर तो पूरी तरह से पढ़ना है ना। अब देखो मैं बताता हूँ क्या क्या किस तरह लिखा जाता है। जिस तरह यहाँ पे लिखा जाएगा गौतम बुद्ध, एक हो गया ये। उसके बाद आ गया मेरा वतन, एक हो गया ये चैप्टर। एक तीसरा चैप्टर हो गया माहौलियाती आलूदगी। इसमें से आपको क्या लिखना है, इसका खुलासा लिखना है। मिसाल के तौर पर गौतम बुद्ध की बात करते हैं, ठीक है ना। गौतम बुद्ध एक बहुत ही अजीम शख्सियत थी। आप क्या लिखेंगे, गौतम बुद्ध कहाँ पे पैदा होते हैं, ठीक है। जिस तरह उनके वालिद साहब का नाम क्या था, उनकी वालिदा का नाम क्या था, उनकी बचपन कहाँ पे गुजरा, उनके साथ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ है, उनके साथ ऐसा क्या वाक़ा हुआ जिसकी वजह से वो एक शहजादी की ज़िंदगी छोड़कर एक एस्टिक मतलब वो एक मॉन्क बन गए। उनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ, उन्होंने पहली सरमन कब दी, उनकी डेथ कब हुई, उनके तालीमात क्या क्या है जिसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट। जो भी गौतम बुद्ध के बारे में आपको मिलता है आपको वो लिख के आना है यहाँ पे, ये होता है खलासा। उसके बाद अगर हम देखें तो मेरा वतन, मेरे वतन में आपको जो भी ये जिस शहर ने या जिस आथर ने ये लिखा आप उसके पूरे लिखना, आपको इसके बारे में डिटेल वहीं पे आपको मिलेगी। उसके बाद माहौलियाती आलूदगी आप किस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। आप लिखेंगे माहौलियाती आलूदगी, पहले डिफाइन करेंगे भाई माहौलियाती आलूदगी है क्या। उसके बाद आप लिखेंगे कि कितने तरह की माहौलियाती आलूदगी होती है। जिस तरह पानी की आलूदगी होगी, जिस तरह हवा की आलूदगी होगी, मैं यहाँ पे लिखूंगा जिस तरह पानी की आलूदगी होगी, हवा की आलूदगी होगी, हवा की होगी। उसके बाद लैंड की जिसको कहते हैं ज़मीन की आलूदगी होगी, या बाकी एनवायरनमेंट की आलूदगी होगी। इसको इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, मतलब इसके क्या क्या असरात होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इसके क्या क्या नेगेटिव मतलब जिसको हम बोलते हैं क्या क्या हमसे ये नुकसान करवा सकते हैं हमारे माहौल पे, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे कि भाई ऐसे हम क्या काम कर सकते हैं ताकि ये आलूदगी कम हो पाए। जो हवा की आलूदगी है, जो पानी की आलूदगी है, ऐसे क्या काम करेंगे जिसकी वजह से ये कम हो जाए। डेफिनेटली इसका चैप्टर आपको बुक से लिखना, ये बात याद रखना। मैं आपको अंडरऑल बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है वहाँ पे। जब आप बुक पढ़ोगे अच्छी तरह से बुक की समरी यहाँ पे लिखनी है, अपने से उतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बस जो बुक में लिखा है उसी को आपको नॉर्मल लैंग्वेज में उठाकर यहाँ पे समराइज कर देना है और कुछ नहीं करना है। हो गया इतना क्लियर अच्छी तरह से। इसके बाद कहता है मंदरजा झेल में से कोई चारों के माने लिखिए। आपको यहाँ पे चारों के सिर्फ माने लिखने हैं। तो बताते हैं फ़िरंगी क्या होता है भाई। फ़िरंगी होता है जो बाहर के रहने वाला है, फॉरेन अंग्रेज़ी को फ़िरंगी कहते हैं। खालिक होता है कायनात को, कायनात के बनाने वाले को खालिक कहते हैं, ठीक है ना। महफूज हो गया हिफाजत से रखा हुआ। जफाकाश हो गया मेहनती, ठीक है ना। तंदुमंद हो गया, ठीक है तंदुमंद। आदा उसके बाद खिदमत खलक हो गया, खुदा की खिदमत करना मतलब गरीबों की खिदमत करना ही खलके खिदमत होता है। उसके बाद देख लेते हैं मंदरजा झेल में से सिर्फ 5 जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। आपको क्या करना है, 5 जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ खाली जगह है उनको आपको पुर करना है, ठीक है। एंड आपकी बुक से ये लिखे हैं ऑफ कोर्स। कहता है ज़फ़रान की काश्त के लिए ख़ास किस्म की मिट्टी या ज़मीन चाहिए, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिख लेते हैं दर्स उर्दू में डैश डैश की राह दिखाई देता है। ये भी आप फिल करेंगे आपकी बुक से, ये आपको मिल जाएगा। जहाँ डैश डैश घनी झाड़ियों में छुपती है, ये आपको नज़म पढ़ना पड़ेगी। और उसके बाद ये सब पढ़ेंगे। आपकी दाएँ बाएँ मोटर गाड़ियाँ डैश डैश उगलती हैं, धुआं उगलती रहती हैं। जिस तरह सिगरेट नोशी एक डैश डैश है, सेहत के लिए मुज़र है। उनके इस डैश डैश कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। ये मुझे लगता है कि वतन से लिया गया होगा ये। और उन पर डैश डैश लोगों के मीठे गीत लिखे जाते हैं, कुछ ऐसा है। ये दरअसल डैश डैश की खुदा में बेचे गई, ये भी कुछ लिख देते हैं। अक्टूबर डैश डैश में फूल डैश डैश आए थे, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। कुछ फिल इन द स्पेस है, आपको ये भरना पड़ेंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन है तो ज़रूर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट डेफिनेटली आपके लिए ओपन रहेगा। अब आती है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। आप कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे और किस तरह से ग्रामर की पोर्शन करेंगे, तो डेफिनेटली हम ग्रामर का पोर्शन आपके लिए ज़रूर लाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, तो हम आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहेंगे। ये था हमारा ओवरऑल ग्रामर का एक गेस्ट पेपर था आपके लिए, या जो हम बोलें तो क्लास 8 उर्दू का गेस्ट पेपर था। अब ग्रामर के रिलेटेड भी आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड अगर हम देखें तो आपको वीडियो मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो आप डेफिनेटली हमारे साथ बने रहें, हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करते रहें, ठीक है ना। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। ऑलराइट, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू गाइस।